गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। से बहुत बहुत नमस्कार। टुडे ज्वाइन लाइव क्लास, माय बैक एंड हो गया। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि आज लाइव क्लास ज्वाइन किया, पीछे क्लास कंप्लीट कर ली है। बेटा, लाइव क्लास देखने का तरीका यही है कि आप पीछे क्लास पहले कंप्लीट कर लो, फिर लाइव क्लास में आओ। तो वंदना, अंकित साहू, उमेश चौधरी, अभिषेक कुमार, पंकज कुमार, विशाल, अजीत धाकड़, साक्षी तिवारी जय हिंद कह रहे हैं, समीर, उमेश, हिमानी, अरविंद, मधु, उमेश, ब्रजेश, मोनू, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। धीरज चौधरी, उमेश चौधरी सभी लगातार वहां से जुड़ रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है। आज भी क्लास में आने से पहले आधा घंटा पहले ऐसे चला के छोड़ दिया कि थोड़ा कम से कम ऐसा माहौल हो जाए, क्लास ली जाए। कि हमारे साथ दिक्कत यह है कि जब क्लास लाइव होती है तो बहुत सारी लाइटें जलानी पड़ती हैं। एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, दो दो कंप्यूटर चलते हैं क्लास में। ये तो 75 इंच की स्क्रीन है, बहुत बड़ी, बहुत गर्मी फेंकती है। 8 ट्यूबलाइट लगी हुई है। तो गर्मी इतनी है भाई, अपने आप को डिहाइड्रेट रखो, पानी वगैरह पीते रहो, जो भी कुछ शिकंजी, लस्सी वगैरह जो भी, और धूप में कम से कम निकलो। और वैसे भी आईएमडी ने अभी एक फोरकास्ट किया है कि संडे तक जो है हीट वेव रहेगी दिल्ली और इसके आसपास क्षेत्रों में। आपके यहाँ कभी कुछ ना कुछ भविष्यवाणी हुई होगी। तो अपने आप को हमें बचा के भी रखना, स्वास्थ्य सही रखना, तभी तो पढ़ाई होगी। तो स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। और आपको अपने आप को बचाकर इस गर्मी में फालतू यारी दोस्ती निभाने की जरूरत नहीं है कि मुंह उठा के किसी के साथ कहीं भी चल दिए। और खासतौर से इस लू में बाइक पे ज्यादा घूमना नहीं है इधर उधर, और अपना पढ़ते रहो। बाकी गर्मी का क्या है, गर्मी और बेइज्जती जितनी महसूस करो उतनी ही लगती है। अब हम क्या करेंगे, क्लास शुरू होते ही कम से कम महसूस करेंगे, ठीक है। सब कुछ गर्म भाई, सही में। अभी जैसे मैं क्लास ले रहा था तो ऐसे चलता है, देखो ये पसीने की लाइन ऐसे आती है टक टक, और ऐसे चल रही होती है पीछे। मैंने कहा कि बहुत सही कहा किसी पुराने जमाने में व्यक्ति ने कि भाई खून पसीने की कमाई है ना। अब खून वून का तो खैर पता नहीं, पर पसीना तो कम से कम है ही। वो लाइन ऐसे गिर रही होती है। करंट भी चला गया है गर्मी में। सर करंट चला गया है, मतलब करंट यानी कि लाइट। चलो दिल्ली में चले तो अच्छा यार, लाइट वाइट खैर नहीं जाती यहाँ पे, मतलब टचवुड कर देते हैं पहले, कहीं ऐसा ना हो कि पचल आज ही चली जाए, ठीक है। चलो अब हम आज क्लास में पढ़ेंगे थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। इसे बेटा एक नाम और है, इसे हम कहते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक। तो हम दो लॉ कल पढ़ चुके हैं। अगरिया में बारिश पड़ रहा है, बारिश हो रहा है कि बारिश पड़ रहा है? एक बच्चा कह रहा है बारिश पड़ रहा है। एक बच्चा कह रहा है आपको तो एसी लगा। बेटा एसी मजबूरी है, लाइव क्लास वरना ले ही नहीं सकता आदमी ना बिना एसी के। बिना एसी के लेगा ना तो बनियान भी नहीं पहन पाएगा, वो तरबतर हो जाएगा। क्योंकि जब क्लास चलती है तो जितना टेम्परेचर है उससे 4 डिग्री टेम्परेचर और इंक्रीज हो जाता है। आप जिस कमरे में बैठे हो उसमें 8 ट्यूबलाइट लगा के देख लो, और 2 कंप्यूटर लगा लो, और एक तो इतनी बड़ी स्क्रीन लगा लो, पता चल जाएगा। और रूम बिल्कुल बंद करना पड़ता है ताकि वॉइस बाहर की ना आए, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। तो बेटा न्यूटन साहब का जो तीसरा नियम था, इसे हमने कहा था एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। और इसमें न्यूटन साहब ने हमें क्या बताया, उस पर हम आते हैं। बच्चे कहां पे समझने में गलती करते हैं उस पॉइंट को आपको जरूर ध्यान रखना है। देखो जैसे कि एक बच्चा कह रहा है सर इतनी गर्मी में ब्लैक शर्ट क्यों पहनते हो? मैंने यार पहनी तो मैंने व्हाइट शर्ट थी सुबह से। क्लास शुरू होने से पहले हमारी श्रीमती जी ने कहा कि आपकी शर्ट जो है ये टंग रही है 2-3 दिन से, इसे पहन के क्लास ले लो, फिर धुल भी जाएगी। तो हमें भी लगा चलो ये टंगी हुई है, हल्का सा हमने ऐसे किया उसे, एसी में तो क्लास लेनी है। मैंने कहा चलो बाद में धुल भी जाएगी, तो इसलिए ली है। बात आपकी सही है। इसे मैं पहन के बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकता। ब्लैक या डार्क कलर की चीज आपको बिल्कुल नहीं पहननी गर्मियों में। जैसे मैंने आज पूरे दिन जो है कॉटन की व्हाइट कलर की एक शर्ट पहनी हुई थी, बहुत हल्की सी शर्ट थी, बड़ी प्यारी। तो वही आपको पहनना है ऐसे मौसम में, ठीक है। चलो अब टाइम पास नहीं करेंगे क्लास में, आ जाओ, कोई कमेंटबाजी नहीं करेगा कोई भी। बेटा न्यूटन साहब ने हमारे से कहा इस तीसरे नियम में, एक्शन रिएक्शन लॉ में,
क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में कि अगर आप किसी वस्तु पर कोई फोर्स लगाओगे, जैसे आपके सामने कोई दीवार है, उस पर खींच के मुक्का मारो, जैसे आप खींच के मुक्का मारेंगे तो तुरंत अपने आप को हाथ को आप ऐसे करके बैठ जाओगे। क्यों? क्योंकि जैसे आप किसी दीवार पर फोर्स लगाओगे, तो अगर आपने किसी वस्तु पर फोर्स लगाया तो जिसके ऊपर आप फोर्स लगाओगे वही वस्तु ठीक उतना ही फोर्स आपके ऊपर भी लगाएगी। तो अगर आप दीवार को 20 न्यूटन के बल से हिट करोगे तो दीवार भी आपके हाथ पर 20 न्यूटन का ही बल लगाएगी। यानी जितना फोर्स आप लगाते हैं दीवार पर, ठीक उतना ही दीवार लगाएगी आपके हाथ के ऊपर। ठीक, तो इन्होंने कहा कि जो आपने फोर्स लगाया, मान लो आप उसे कह दो एक्शन यानी कि क्रिया, और जो आपके हाथ के ऊपर फोर्स लगा उसे कह दो प्रतिक्रिया। तो इन्होंने कहा कि एक्शन और रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया है क्या, जिसे हम तीसरा नियम कह रहे हैं एक्शन रिएक्शन लो। इन्होंने कहा कि क्रिया और प्रतिक्रिया दो बराबर और विपरीत बल हैं। यानी कि अगर आपने 20 न्यूटन का बल लगाया दीवार पे, तो दीवार भी आपके ऊपर 20 न्यूटन का ही बल लगाएगी। तो जितना होगा एक्शन हमेशा उतना ही होगा रिएक्शन, और ये दोनों अपोजिट होंगे। अगर एक्शन लगा इधर को, आपने दीवार को इधर को हिट किया, तो दीवार ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में हिट करेगी। तो एक्शन और रिएक्शन दो इक्वल फोर्स है और दोनों अपोजिट भी हैं। तो बहुत सारे बच्चों को एक गलतफहमी हो जाती है कि क्रिया प्रतिक्रिया दोनों बराबर बल भी है, दोनों विपरीत भी हैं, तो उन्हें लगता है कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते होंगे। ऐसा नहीं है। दो फोर्स इक्वल और अपोजिट हों, वो कैंसिल कब करेंगे कब नहीं करेंगे, उसके बारे में आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहां पे देखना, देखो जैसे बेटा मान लो कि मेरे पास यहां पे एक वस्तु है, ये इस वस्तु पर मैं इधर को बल लगा दूं 10 न्यूटन का, और इसी वस्तु पर इधर को बल लगा दूं 10 न्यूटन का, तो बेटा ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। पता क्यों कैंसिल कर देंगे? क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल भी हैं, दोनों अपोजिट भी हैं। तीसरा, ये दोनों फोर्स एक ही वस्तु पर लग रहे हैं, एक ही वस्तु पर, इसलिए कैंसिल करेंगे। दो इक्वल अपोजिट फोर्स एक दूसरे को तभी कैंसिल कर सकते हैं अगर वो एक ही वस्तु पर कार्य करें। लेकिन एक्शन रिएक्शन के साथ में देखो दिक्कत क्या है। आपने फोर्स लगाया दीवार पे, एक्शन तो दीवार पे लगा, लेकिन रिएक्शन कहां लगी? आपके हाथ पे। तो एक्शन दीवार पे, रिएक्शन आपके हाथ पे। तो क्रिया प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पे नहीं लगती, क्रिया किसी और चीज पे लगेगी, प्रतिक्रिया किसी और पे लगेगी। तो ये कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देखना, देखो ये बेटा मेरे पास में जैसे कि एक सेल है, अगर मैं इसी सेल पे दो इक्वल अपोजिट फोर्स लगाऊं, दोनों कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, ना ये सेल इधर जा रहा ना इधर जा रहा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। अब मैं इक्वल अपोजिट फोर्स लगाऊंगा अलग अलग वस्तुओं पर, दोनों फोर्स इक्वल भी होंगे अपोजिट भी होंगे, पर ये तो कैंसिल नहीं हो रहे। भाई ये फोर्स इस पे लग रहा तो इधर भाग जा रहा है, ये इस पे लग रहा है इधर भाग जा रहा है। तो अगर दो इक्वल अपोजिट फोर्स अलग अलग वस्तुओं पर लगे तो कैंसिल नहीं करते। तो क्रिया प्रतिक्रिया एक दूसरे को निरस्त इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि एक्शन रिएक्शन जो है अलग अलग वस्तुओं पर लगता है। जैसे मैं कुछ और एग्जाम्पल देता हूं इसके। जब आप नदियों में तैरते हैं तो आप क्या करते हैं? अपने हाथ से पानी को पीछे धकेलते हैं। आपने पानी को पीछे धकेला तो जितने फोर्स से आप पानी को पीछे धकेलते हैं ना, उतने फोर्स से पानी भी आपको आगे धकेलता है। तो एक्शन कहां लगा? पानी पे। रिएक्शन कहां लगा? हमारी बॉडी पे। तो दोनों अलग अलग जगह लग रहे हैं, एक्शन पानी पे, रिएक्शन शरीर पे। कैंसिल नहीं करेंगे, इसलिए पानी में तैरते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अगर एक्शन रिएक्शन कैंसिल कर दिया करते तो हम पूरी जिंदगी पानी में ऐसे करते रहते, आगे बढ़ते ही ना। आप सड़क पे चलते हैं, आप अपने पैर से जमीन को पीछे धकेलते हैं, तो जितने फोर्स से आप जमीन को पीछे धकेलोगे उतने फोर्स से जमीन आपको आगे धकेलती है। तो आपने अगर जमीन को पीछे धकेला और जमीन आपको आगे धकेल रही है, तो एक फोर्स लगा जमीन पे, एक आपके शरीर पर, कैंसिल नहीं होंगे, इसलिए आप सड़क पर चल पाते हैं। जैसे आप बंदूक से गोली का चलाना, जैसे मैंने यहां पे क्या किया, ट्रिगर दबाया, तो ट्रिगर दबाया तो गोली गई आगे, वो एक्शन था। रिएक्शन से हाथ कहां गया? पीछे। तो एक्शन किस पे लगा? गोली पर। रिएक्शन किस पे लगा? बंदूक पे, जिसके साथ आपका हाथ पीछे आ गया। रॉकेट है, गैस बंद हो रही है, पीछे भाग रही है, और जिसका जो खोखा है वो कहां जा रहा है? आगे। अगर ये कैंसिल होते तो रॉकेट आगे बढ़ ही ना पाता। तो एक्शन और रिएक्शन दो इक्वल फोर्स भी हैं, दोनों अपोजिट भी हैं, पर याद रखना क्रिया प्रतिक्रिया एक दूसरे को निरस्त नहीं करते हैं, कैंसिल आउट नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। एक्शन किसी और पर लगेगा, रिएक्शन किसी और पर लगेगा। जैसे मैंने कहा कि दीवार पर मुक्का मारा, एक्शन लगा दीवार पर, रिएक्शन किस पर लगा? हाथ पर। सड़क पर चलते समय एक्शन लगा सड़क पर, रिएक्शन किस पर लगा? शरीर पर। तैरते समय एक्शन से पानी पीछे, रिएक्शन से शरीर आगे। तो सब एक्शन रिएक्शन के एग्जाम्पल भी हैं। तो इन सबको हम कैसे लिखेंगे? सर मैग्नेट में भी ऐसा होता है। देखो मैग्नेट भी है, दो मैग्नेट है। ये वाली मैग्नेट जितने फोर्सेस से अपनी तरफ को खींचेगी, ये मैग्नेट भी उतनी फोर्सेस से अपनी तरफ को खींचेगी। तो एक फोर्स इस मैग्नेट पे लग रहा है, एक इस पे लग रहा है, कैंसिल कहां हुए? ये मैग्नेट इधर को आ रही है, इधर को आ रही है। तो आप लिखेंगे हम एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन आर
एक्शन एंड रिएक्शन आर टू इक्वल एंड एक्शन एंड रिएक्शन आर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज which act on different bodies, therefore they never cancel out each other. Therefore they never cancel out each other. हिंदी में लिखेंगे क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया दो बराबर और विपरीत बल होते हैं जो कि अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, इसलिए एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे। क्रिया और प्रतिक्रिया दो बराबर और विपरीत बल हैं जो कि अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, इसलिए एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, एक बात और ध्यान रखना बेटा कि ये तो हमें पता चल गया कि एक्शन रिएक्शन कैंसिल नहीं करते। एक मैंने कहा कि अगर एक्शन 12 न्यूटन का तो रिएक्शन भी 12 न्यूटन का होगा। अगर आपने एक्शन लगाया दीवार पर तो जिस पर एक्शन लगा रिएक्शन भी वही लगाएगा, यानी कि नहीं आपने मुक्का मारा दीवार पर और फर्श आपके ऊपर रिएक्शन लगाया, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने दीवार पर मुक्का मारा तो दीवार ही आपके हाथ पे फोर्स लगाएगी, और अगर आपने फोर्स लगाया हाथ से तो रिएक्शन भी हाथ को ही मिलेगी। ऐसे नहीं कि मुक्का मारा आपने पैर में दर्द हो जाए, तो जो एक्शन लगाएगा रिएक्शन उसे ही मिलेगी, तो जो क्रिया लगाएगा उसे मिलेगी प्रतिक्रिया। एक्शन रिएक्शन दोनों इक्वल भी हैं, अपोजिट भी हैं, और एक दूसरे को जो क्या है वो निरस्त नहीं करते हैं, ठीक है। विश्वजीत साहू, क्योंकि बेटा वो रिजिड बॉडी नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर वो रिजिड बॉडी हो तो वो भी ऐसे ही करेगा, वो भी आ जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या है ना, गोबर वाले केस में, मिट्टी वाला केस जो तुम कह रहे हो, वहां पे सारा का सारा फोर्स, उतना ही फोर्स गोबर पे लग तो रहा है, पर वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया इतने बड़े मास पे। अगर वो एक रिजिड बॉडी हो, दृढ़ पिंड हो, तो वो भी आएगा। अच्छा, अब यहां पर एक चीज देखना, एक अगर मैं आपसे पूछूं कि जो क्रिया और प्रतिक्रिया है ये दो बराबर विपरीत बल हैं, अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, इसलिए एक दूसरे को नष्ट नहीं करेंगे। दूसरा, एक्शन और रिएक्शन जो है, क्रिया प्रतिक्रिया, इनके बीच में टाइम का गैप कितना होता है? आप कहेंगे सर 0। जैसे ही एक्शन लगेगा तुरंत लगेगा रिएक्शन। जैसे कि आपने दीवार में मुक्का मारा, तुरंत अपने हाथ को आप ऐसे करके बैठ जाओगे, ठीक है। यानी कि जैसे ही मैंने दीवार पर मुक्का मारा, ठीक उतना ही फोर्स मेरे हाथ पे लगेगा। अगर मैंने दीवार पर फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, दीवार पे लगेगा 5 का, लेकिन तभी के तभी। क्रिया प्रतिक्रिया में कोई भी टाइम का गैप नहीं होता, दोनों बिल्कुल एक साथ काम करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट simultaneously. The time difference between them is 0। हिंदी में लिखेंगे क्रिया और प्रतिक्रिया एक साथ कार्य करती हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया एक साथ कार्य करती हैं, इनके बीच का समय अंतराल शून्य होता है।
एक्शन और रिएक्शन क्या एक साथ कार्य करती हैं, इनके बीच का टाइम 0 होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज बेटा, आपको पेपर के हिसाब से क्या याद रखना है, न्यूटन के थर्ड लॉ के एग्जाम्पल। तो यहां पर लिखेंगे हम एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के उदाहरण। एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के उदाहरण। तो पहले लिखेंगे इसमें स्विमिंग इन रिवर्स, स्विमिंग इन रिवर्स, नदियों में तैरना। सेकंड लिखेंगे स्विमिंग इन रिवर, नदियों में तैरना। सेकंड लिखेंगे वॉकिंग ऑन रोड, सड़क पर चलना। तीसरा लिखेंगे रिकॉइल ऑफ गन ड्यूरिंग फायरिंग ऑफ ए बुलेट, ड्यूरिंग फायरिंग ऑफ ए बुलेट, गोली के चलने के दौरान बंदूक का पीछे हटना। गोली के चलने के दौरान बंदूक का पीछे हटना। रिकॉइल ऑफ गन ड्यूरिंग फायरिंग ऑफ ए बुलेट। फोर्थ लिखेंगे रॉकेट। इसे बेटा किस नियम के एग्जाम्पल हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ के। ठीक है, इस सब के सब न्यूटन के थर्ड लॉ के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो रॉकेट, बंदूक का पीछे हटना, ये सारी बातें आती हैं क्लास में। अच्छा, दूसरी चीज बेटा, न्यूटन में नियम जो मैंने आपको 4 एग्जाम्पल लिखवाए, कई बार पेपर में ऐसा होगा, आप प्रीवियस ईयर देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई पेपर में रॉकेट आ गया, आपने प्रीवियस ईयर देखा कि रॉकेट किस प्रिंसिपल पे काम करता है, आपने देखा कि रॉकेट किस प्रिंसिपल पर, किस सिद्धांत पे काम करता है, और आपने वहां पर टिक लगा दिया न्यूटन का थर्ड लॉ। लेकिन मान लो न्यूटन का थर्ड लॉ आपको ऑप्शन में मिला ही ना, बट एक चीज ध्यान रखना, जितने भी मैं आपको न्यूटन के थर्ड लॉ के एग्जाम्पल बता रहा हूं ना, ये सारे के सारे सेम एग्जाम्पल लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, रेखीय संवेग संरक्षण के भी हैं। जैसे मैं भी आपको ये तीसरे वाले क्वेश्चन से न्यूमेरिकल बताऊंगा, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन, कि अगर आपने बंदूक से ट्रिगर दबाया, अगर गोली 200 की स्पीड से आगे भागी तो बंदूक कितनी स्पीड से पीछे हटेगी, तो वहां पे न्यूटन का थर्ड लॉ का नियम का एग्जांपल है। और जब उसका न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो मोमेंटम कंजर्वेशन, रेखीय संवेग संरक्षण ही लगाएंगे हम। तो पेपर में अगर कभी ऐसा हो जाए कि गोली गई आगे, बंदूक हटी पीछे, किस पे काम करता है, और आपको थर्ड लॉ लिखा नहीं मिला, रॉकेट किस पे काम करता है, थर्ड लॉ लिखा नहीं मिला, तो आप उस पर टिक लगा देंगे, काम करते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन पर, रेखीय संवेग संरक्षण पे। तो ऐसे पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, ये जितने भी न्यूटन के थर्ड लॉ के एग्जांपल होते हैं वो सारे के सारे सेम एग्जांपल होते हैं रेखीय संवेग संरक्षण के भी। तो यहां पर लिखेंगे हम, ये सभी के सभी सेम एग्जांपल्स हैं, ये सभी के सभी सेम एग्जांपल्स हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हिंदी में लिखेंगे ये सभी रेखीय संवेग संरक्षण के भी उदाहरण हैं, ये सभी रेखीय संवेग संरक्षण के भी उदाहरण हैं, ये सभी रेखीय संवेग संरक्षण के भी उदाहरण हैं। तो एक बार इन्हें उतार लेना। एक बच्चा कह रहा है कि सर दीवार पर फोर्स लगाने पर अगर दीवार गिर जाए तो प्रतिक्रिया कहां हो पाएगी। आप मुझे पहले एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, मार्कर,
मैंने इसे छोड़ दिया तो मार्कर नीचे क्यों गिरा, धरती से अपनी तरफ को खींच रही है, तो धरती ने से अपनी तरफ को जितने फोर्स से खींचा होगा ये भी तो धरती को उतने फोर्स से अपनी तरफ को खींच रहा होगा। भाई अगर मान लो कि मार्कर को पे जितना फोर्स लगा उतने फोर्स धरती में भी लगता है, एक्शन रिएक्शन तो बराबर ही होते हैं, लेकिन मार्कर तो नीचे गिरते हुए दिख रहा है, लेकिन आपको धरती उठते हुए क्यों नहीं दिख रही। जो इसका आंसर दे दोगे इसका आंसर अपने आप मिल जाएगा। सर आज का प्लेन क्रैश की लो फॉलो की थी। देखो आज प्लेन क्रैश वाली जो घटना हुई है बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे अगर आप देखो सबसे जो सेफ मोड है वो प्लेन से जब हम जाते हैं, प्लेन वाला सबसे सेफ मोड होता है जर्नी का, क्योंकि पूरे दिन में पूरे वर्ल्ड में हजारों फ्लाइट उड़ रही होती हैं, हजारों फ्लाइट। लेकिन आप सुनते होंगे कि ऐसे क्रैश वाली घटनाएं महीनों में आप एक आध बार सुनते होंगे। रोड सबसे ज्यादा अनसेफ है, डेली इतनी दुर्घटनाएं होती हैं, हर मिनट दुर्घटना होती है सड़क पे, हजारों लोग मरते हैं। फिर उसके बाद नंबर आता है कि ट्रेन में भी घटनाएं कभी ना कभी होती रहती हैं। फिर जो वाटर वाला शिप है, एयर वाला सबसे सुरक्षित मार्ग माना जाता है, लेकिन एयर वाले में दिक्कत क्या है, अगर वहां दुर्घटना हो गई फिर बचने की संभावना ना के बराबर है, ये बड़ी दिक्कत है। तो सर जड़त्व के नियम की और एयर बैग की स्पीड बराबर होती है कि जड़त्व के नियम की और, क्वेश्चन समझ में नहीं आया भाई मुझे, आपको क्या लिखा आपने ये। तो ये बड़ा मामला जो है खतरनाक है कि प्लेन में दुर्घटनाएं होती वो तो ना के बराबर हैं। भारत में अब तक 4-5 बड़ी दुर्घटनाएं हुई है एरोप्लेन की पिछले 60-70 सालों में, और सड़क वाली तो रोज ही होती है, पर लेकिन जब हो जाएगी फिर देखो अभी वीडियो में देख रहा था तो बड़ा एकदम से मन थोड़ा वैसा भी हो गया कि उसमें जो बंदे जो मरे हुए हैं भाई, इतना तेज आग का गोला फूटा, उसमें उनका शरीर ऐसे उन पे ले जा रहे हैं स्ट्रेचर पे, पूरा शरीर जो है जल गया है, पूरी शरीर बिल्कुल काला है, बिल्कुल कंकाल जो है वो उसे लेके जा रहे हैं। एक बंदा मैं देख रहा था, मतलब ऐसे ऐसे फोटो आ रहे थे कि देख नहीं पा रहा बंदा उसे। ये कह रहा है सर एयर इंडिया प्राइवेटाइज होने का नतीजा है शायद टाटा ग्रुप का फॉल्ट लगता है। अब देखो जब कोई भी ना कोई घटना होगी किसी न किसी की तो कहीं ना कहीं गलती होगी। अब ऐसे तो पूरे वर्ल्ड में ही लगभग हर फ्लाइट ही जो है वो प्राइवेट कंपनियां ही चलाती हैं। जो भाई पायलट बैठा उसके अंदर क्रू मेंबर हैं वो थोड़े ना मरना चाहेंगे, प्लेन में थोड़ी भी कमी होगी तो सब प्लेन जो होते हैं हर एक फ्लाइट के बाद में वो पूरा प्रॉपर चेक होते हैं, वरना पायलट क्यों जाएगा उसके अंदर। वो ये कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ हुआ है। तो उसमें अभी क्या होगा, ये जब प्लेन जब भी क्रैश होता है तो हमने पढ़ा है पहले कि उसके अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है, वो ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाएगा, फिर उसमें रिकॉर्डिंग होती है सारी की सारी, तो कहाँ गलती थी, वो पायलट की गलती थी या सही से सिग्नल नहीं मिला या इंजन की गलती थी या क्या समस्याएं थी, उसकी पूरे ऊपर इंक्वायरी बैठेगी। उसमें ब्रिटिश लोग भी मरे हैं बहुत सारे पुर्तगालीज भी मरे हैं, तो ऐसा नहीं है, तो पूरा इसके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी। कोई प्लेन की दुर्घटना कोई छोटी मोटी दुर्घटना नहीं होती, इनमें अगर एक दुर्घटना हो जाए तो बहुत बवाल होता है। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। अब मैं आपसे इसमें कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं, आपको इनके आंसर देने हैं। ठीक है, और बाकी भारत में क्या है ना, दोषारोपण बड़ा जल्दी है। इंक्वायरी होने से पहले हम लोग अपना खुद का जजमेंट पहले दे देते हैं, इस वजह से हुआ होगा। तो इन चीजों से बचा करो पूर्वाग्रह से। जब तक कोई चीज ठोस ऑथेंटिक जगह से ना आ जाए ना, तो अपना ज्ञान खुद का अपने पास ही रखना है, उसे दूर तक फैलाना नहीं है। एक क्वेश्चन जैसे ये करेंगे, फोर्स 0 हो तो इंपल्स क्या होगा। बेटा फोर्स लगने से तो इंपल्स पैदा होता है, जब फोर्स लगेगा नहीं तो इंपल्स कैसे पैदा होगा। जब फोर्स 0 है, इंपल्स क्या, मोमेंटम में चेंज। जब फोर्स 0 है तो मोमेंटम में चेंज होगा ही नहीं, इंपल्स 0 होगा। यहां पे लिखा है उसने, न्यूटन का तीसरा नियम सीधे किसके संरक्षण का नियम देता है। तो बेटा मैंने भी आपसे बताया था कि न्यूटन के थर्ड लॉ के जितने भी एग्जांपल हैं वो सारे के सारे रेखीय संवेग संरक्षण के भी उदाहरण हैं। जब खाली मोमेंटम लिखा हो ना तो उसका मतलब लीनियर मोमेंटम ही होता है, रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, स्विमिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। तैरने का सिद्धांत किस पे आधारित है। तो स्विमिंग किस पे आधारित है, आपको पता है कि हम पानी को पीछे धकेलते हैं, पानी में आगे धकेलता है, न्यूटन के थर्ड लॉ पे। टाइम खराब नहीं करेंगे इसमें हम। क्वेश्चन नंबर 29 करो। रुद्रा, हिमानी, मोनिक,
राधिका, समी, तन्वी, प्रिंस, अंजलि, दीपाशा, देवव्रत तिवारी, सुमित, अनुष्का, राधिका, करते रहो। बेटा कह रहा है कि एक व्यक्ति को पत्थर पर लात मारने के कारण चोट किस वजह से लगती है। तो जब कोई व्यक्ति पत्थर पे लात मारेगा तो उसने एक्शन लगाया तो उसे चोट लगेगी रिएक्शन की वजह से, क्योंकि जितना फोर्स वो लगाएगा पत्थर पे ठीक उतना ही फोर्स पत्थर भी उसके पैर पर लगाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने इसका आंसर जो है दिया है सी ऑप्शन उनका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, रॉकेट किस पे काम करता है? न्यूटन के थर्ड लॉ पर। न्यूटन का थर्ड लॉ लिखा नहीं मिलता तो हम टिक लगाते थे मोमेंटम कंजर्वेशन पे। एक क्वेश्चन ये करो 31वां। इसने कहा हमारे से कि जब एक नाविक नाव की दिशा में आगे कूदता है तब नाव पीछे की ओर हट जाती है। यह न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो बेटा आपने अगर कभी बोटिंग की हो, बोट से आप कभी गए हो तो आपने एक चीज देखो, जब कोई बोट किनारे पे आती है ना और आप उस बोट से किनारे की तरफ कूदते हैं तो कूदते समय बोट पीछे की तरफ हटती है। पता क्यों? क्योंकि जब आप कूद रहे होते हैं ना आप अपने पैर से नाव को पीछे धकेलते हैं, तो जितने फोर्स आप नाव को पीछे धकेलेंगे उतने फोर्स से नाव आपको आगे धकेलेगी। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है। ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्जांपल है कि जब एक सेलर जंप्स फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द बोट गोज बैकवर्ड, इट फॉलोज विच लॉ ऑफ न्यूटन? न्यूटन थर्ड लॉ। तो क्वेश्चन के नंबर जरूर लिखते रहना साथ साथ। ठीक है, ये तो हमने कल क्वेश्चन कर ही लिया था। एक यहां पे क्वेश्चन ये देखना बेटा, इसमें लिखा है कि न्यूटन के गति के नियम वस्तुओं के लिए सही नहीं है, किसके लिए काम नहीं करेंगे? न्यूटन के नियम जो है वो किस तरह की वस्तुओं पे काम नहीं करते हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो न्यूटन के नियम पहले समझो कि किस वस्तु पे काम करते हैं तो आप समझ जाओगे। तो याद रखना न्यूटन के जो नियम है वो केवल और केवल उन्हीं वस्तुओं पर काम करते हैं जिन वस्तुओं की स्पीड बहुत ही कम हो प्रकाश की चाल के मुकाबले। भाई लाइट की स्पीड तो बहुत ज्यादा होती है, लाइट तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर भाग जाती है। तो न्यूटन के नियम केवल उन वस्तुओं पर काम करेंगे जो बहुत ही कम स्पीड से भागती हो प्रकाश के सामने। 1 घंटे में भाग गई 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। लाइट तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर भाग जाती है। अगर किसी वस्तु की स्पीड लाइट की स्पीड के आसपास भी हो गई तो न्यूटन के नियम काम नहीं करेंगे। फिर आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम करती है, आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत काम करता है। अगर कोई वस्तु प्रकाश की चाल के आसपास भागे तो इसमें एक चीज हम लिख लेंगे अलग से, न्यूटन्स लॉज इज वैलिड ओनली व्हेन Newton's laws are valid only when speed of object is very very less than to speed of light। हिंदी लिखेंगे, न्यूटन के नियम केवल तभी वैध हैं, न्यूटन के नियम केवल तभी वैध हैं जब वस्तु की चाल प्रकाश की चाल के मुकाबले अत्यंत कम होती है। न्यूटन के नियम केवल तभी वैध हैं जब वस्तु की चाल प्रकाश की चाल के मुकाबले, न्यूटन के नियम केवल तभी वैध हैं जब वस्तु की चाल प्रकाश की चाल के मुकाबले अत्यंत कम होती है। When speed of object is very very less than to speed of light। और वस्तु की चाल प्रकाश की चाल के मुकाबले बहुत ही कम है तो न्यूटन के नियम काम करेंगे, अदरवाइज न्यूटन के नियम क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे, उनका बैंड बच जाएगा, फिर वो काम नहीं करेंगे। क्या हो गया भाई? न्यूटन के पहले नियम और गाड़ी के एयरबैग। भाई संदीप वो तुम्हें पता तो है नहीं, तुम्हें पूछना क्या है? तुम हो थोड़ा सा हिले हुए, बस तुम्हें केवल क्वेश्चन लिखना है। टीचर पूछता है एक क्वेश्चन का तुमने आज तक आंसर नहीं दिया और कुछ भी लिखे जा रहे हो। न्यूटन का पहला नियम और गाड़ी के एयरबैग के बीच का समांतराल बराबर होता है क्या? न्यूटन का पहला नियम और गाड़ी के एयरबैग का समांतराल, हमें समांतराल क्या बोला था कि एक्शन रिएक्शन के बीच का कोई टाइम डिफरेंस नहीं होता। तुम कुछ भी लिखे जा रहे हो, तुम्हें पता है क्या पूछ रहे हो तुम? पहले जो पूछ रहे हो पहले सोचो कि वो लॉजिकल है भी कि नहीं है, कि मैं पूछ क्या रहा हूं। ये केवल लिखने के लिए केवल लिख रहे हैं कि जो मन आ रहा लिख रहे हैं, उसे पता सता है नहीं कुछ कि लिखना क्या है क्या नहीं। एक क्वेश्चन तुम्हारे से पूछ लो, आज तक तुमने क्वेश्चन का आंसर दिया क्लास में? बस
लाइन लगानी है कि कभी कुछ, बस कमेंट बॉक्स भरना है केवल। एक क्वेश्चन करो भाई, ये करना। ये बच्चा कह रहा है कि 1 करोड़ पर पर्सन अनाउंस्ड बाय टाटा। बेटा जो बंदे उस प्लेन में जा रहे होंगे ना, उनके लिए 1 करोड़ का अनाउंसमेंट कुछ ऐसा है, जैसे मान लो कि कोई बंदा ट्रेन में मर गया और उसके लिए सरकार बोल दे कि भाई 2 लाख रुपए पर पर्सन मिलेंगे, 5 लाख रुपए। जो यूके जा रहा है, यूएस जा रहा है, वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति तो होगा नहीं, कोई इसमें बहुत बड़ा आईटी इंजीनियर होगा, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, है ना, कोई बंदा पढ़ाई कर रहा होगा डॉक्टरी की। इसने लिखा है कि एक सूटकेस के साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़े कुली पर विचार करें। कह रहे हैं कि कुली है प्लेटफॉर्म पर है सूटकेस के साथ, जो 200 न्यूटन के बल से अपने सिर को दबाता है। इस बल को क्रिया के रूप में ले तो प्रतिक्रिया बल क्या है? कंसिडर ए पोर्टर स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म विद ए सूटकेस विच प्रेसेस his head with a force of 200 न्यूटन। टेक दिस फोर्स एज एक्शन, द रिएक्शन फोर्स इज एग्जर्टेड बाय। क्या आंसर होगा इसका? सुमित, अजीत, इनका भी गलत आंसर है। मनीषा कुमारी का आंसर ठीक है एकदम। रुपेंद्रा का भी ठीक है। सुशील कुमार गलत है। सर सीज सौरभ, क्या नाम है भाई इनका, पढ़ नहीं पा रहा हूं मैं। पूजा पंकज, इनका गलत। बेटा एक चीज बताओ, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि अगर आपने दीवार पे मुक्का मारा, अगर एक्शन लगा दीवार पे, तो रिएक्शन भी दीवार ही लगाएगी। ऐसा नहीं कि आप दीवार पे मुक्का मार रहे हैं और रिएक्शन फर्श लगाए ना। तो अगर आपने सर पे एक सूटकेस रखा हुआ है और सूटकेस आपके सर को दबा रहा है 200 न्यूटन के बल से, अगर सूटकेस सर को दबा रहा है 200 न्यूटन के बल से, तो एक्शन किस पे लगा? सर पे, तो रिएक्शन भी सर ही लगाएगा। अर्थ क्यों लगाएगी? जो BCD लिख रहे हैं तो बिल्कुल ही गलत है। भाई एक चीज बताओ, एक व्यक्ति जो है ये यहां पे खड़ा है, इसके सर पे एक सूटकेस है, तो ये सूटकेस जो है इसके सर को 200 न्यूटन के बल से दबाता है, तो एक्शन किस पे लगा? सर पे, तो रिएक्शन भी सर ही लगाएगा। एक्शन लगाया किसने? सूटकेस ने, तो रिएक्शन भी सूटकेस पे लगेगी। तो अगर सूटकेस सर को दबा रहा है, देखो सूटकेस ने दबाया सर को, उल्टा कर दो, सूटकेस दबा रहा है सर को, तो सर किसे दबाएगा? सूटकेस को। मैंने मुक्का मारा दीवार पे, तो फोर्स, मुक्के ने फोर्स लगाया दीवार पे, तो दीवार फोर्स पे लगाएगी मुक्के पे। यानी कि जिस पे एक्शन लगता है रिएक्शन भी वही लगाता है। तो अगर सूटकेस सर को दबा रहा है तो सर सूटकेस को दबाएगा। तो आंसर क्या होगा? हेड ऑन द सूटकेस। तो ये जो बच्चा BCD लिख रहा है सबका गलत है लाइन से। तो अगर आप इसका आंसर ए ऑप्शन दे रहे हैं तो ठीक है, बाकी गलत है। एक लिखा है इसने एक्शन रिएक्शन फोर्सेज, क्रिया प्रतिक्रिया बल। एक लिख रहा एक्ट ऑन द सेम बॉडी, बिल्कुल गलत है। एक्शन रिएक्शन अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती है, बिल्कुल सही है। कह रहा एक्ट अलोंग डिफरेंट लाइन, नहीं। देखो एक्शन और रिएक्शन ना एक ही लाइन में काम करते हैं। जैसे मान लो एक्शन लगाया इस वस्तु ने इधर, तो रिएक्शन जो इस पे लगाएगी ना, ये दोनों बिल्कुल एक ही लाइन के अलोंग होंगे, एक ही लाइन के। ऐसा नहीं होगा कि एक्शन इधर को लग रहा हो, रिएक्शन इधर को लग रहा हो, नहीं। तो एक्शन और रिएक्शन जो है अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, एक ही लाइन के अलोंग लगेंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये फोर्स इधर को लगा रहा है तो ये लगा रहा है इधर को, तो ये कह रहा है कि ये सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाते नहीं, क्रिया प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत बल हैं। तो आंसर बनेगा इसका बी ऑप्शन। तो 7वें का बी आंसर आएगा। ठीक, ये मैंने आपको पहले बताया था। सुमित, मनीषा, विश्वजीत, पूजा, दीपाशा, पंकज, कीर्ति, वंदना, राधिका, अंकित साहू। अंकित साहू जी क्वेश्चन का नंबर लिखा करो साथ में, खाली बी भी मत लिखो। ऐसे कह रहे सर आपने एक ही बार SSC का एग्जाम दिया? नहीं, मैंने कई बार दिया है SSC का एग्जाम। अब तो एज चली गई है, वरना तो मैं रेलवे के पेपर भी दे देता था। हर वो पेपर तो मैं देता था जिसमें साइंस ज्यादा आती है, जैसे कि मेट्रोलॉजिकल, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में साइंटिफिक असिस्टेंट में बहुत ज्यादा फिजिक्स आती है, वो देता था मैं। रेलवे के पेपर में साइंस ज्यादा आती है, वो देता था, ताकि पता चले कि कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछता है, बच्चा क्या फील करता है, कहाँ गलती करता है। अब मैंने बंद कर दिए पिछले 1-2 साल से, वरना पहले तो दे देते थे। इसका जड़ तो सबसे अधिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इनर्शिया? बेटा मैंने कहा था कि इनर्शिया जो है वो वस्तु के मास पर डिपेंड करता है। जिस वस्तु का मास ज्यादा उसका इनर्शिया भी ज्यादा। तो एक पिन, इंकपोर्ट, फिजिक्स की बुक और आपके शरीर में सबसे ज्यादा मास किसका होगा? आपके शरीर का। तो आंसर क्या बनेगा इसका? डी ऑप्शन। ठीक है, तो आंसर आएगा इसका डी। मास ज्यादा तो इनर्शिया भी ज्यादा।
पेपर देने का भी एक अलग मजा है, और खास तौर से जब जब आपके ऊपर प्रेशर ना हो कि आपको इसमें सिलेक्शन ही लेना है और आप बिल्कुल आनंद से दे रहे हो, आप पहले से सिलेक्टेड हैं, पहले से जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आप केवल पेपर को देखने जा रहे हैं। जो मजा है ना उस पेपर को देने में, स्ट्रेस फ्री, आपका दिमाग बढ़िया काम करता है, जिंदा दिमाग, आपको पता चलता है कि वही पेपर अगर आप इस प्रेशर के साथ दो कि भाई नौकरी चाहिए चाहिए, नहीं मिली तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो और जो पेपर आप फ्री माइंड से दे रहे हैं, 5-4 क्वेश्चन का फर्क आ जाता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन जो है मुझे आपसे और पूछना था, अभी यहां देखेंगे। क्वेश्चन ये करेंगे, इसने कहा है कि 30 ग्राम की गोली 2 किलोग्राम की पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षैतिज रूप से दागी जाती है। पिस्तौल का अपेक्षित वेग, यानी कि आपको बताना है कि अगर एक 2 किलो की पिस्तौल से 30 ग्राम की गोली 150 की स्पीड से गई तो पिस्तौल जो है उसका वो कितने वेग से पीछे की तरफ को हटेगी, आपको बताना है। ठीक है, अब यहां पे आते हैं हम, यहां ध्यान से समझना। देखो, अब मेरे पास मान लो कि बेटा कि पिस्टल है, ये हमने पिस्टल बनाई, ठीक। अब इस पिस्टल से क्या हुआ, एक गोली निकल रही है, और गोली कितने वेलोसिटी से निकल रही है, 150 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और मास कितना है इसका, 30 ग्राम। तो हमारे से कह रहा है कि जो 2 किलोग्राम की जो बंदूक है ये कितनी वेलोसिटी से पीछे की तरफ हटेगी, ये मुझे बताना है। देखो बेटा बात समझना, आपने हाथ में बंदूक ली, ठीक है, आपने ट्रिगर दबाया, गोली गई आगे, बंदूक हटी पीछे, ठीक है। और आपको पता है कि अगर किसी वस्तु पर एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल ना लगाया जाए, जब ट्रिगर दबाते हो तो बंदूक का ही अंदर वाला पार्ट स्प्रिंग गोली पर टक्कर मारेगा, गोली आगे जाएगी, बंदूक पीछे हटेगी, सब बंदूक के ही पार्ट है, सभी है, जो ट्रिगर भी है, जो स्प्रिंग टक्कर मार रहा है गोली पे, गोली बाहर निकल रही है, सब पिस्टल का ही पार्ट है, सब इंटरनल फोर्स हो गए, आंतरिक बल। तो अगर हम किसी वस्तु पर बाह्य बल ना लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, तो हमें पता है कि जितना मोमेंटम होता है घटना से पहले का, उतने मोमेंटम होता है घटना के बाद, यानी कि जितना मोमेंटम होगा पहले उतना ही होगा बाद में। तो यानी कि आपको ध्यान रखना है, जब भी गोली बंदूक वाला केस आए तो आप ये बात को ध्यान रखेंगे कि जितना संवेग, जितना मोमेंटम गोली चलने से पहले होगा उतना ही होगा गोली चलने के बाद। तो बिफोर फायरिंग जो मोमेंटम होगा वही मोमेंटम होगा आफ्टर फायरिंग, गोली चलने के बाद। तो बेटा जब तक गोली नहीं चली, भाई जब गोली चली ही नहीं है तो गोली का मोमेंटम कितना, भाई मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। जब गोली चली नहीं है तो गोली की वेलोसिटी 0, तो उसका मोमेंटम भी 0 है। जब गोली आगे नहीं बढ़ी तो बंदूक भी पीछे नहीं हटेगी, तो बंदूक की वेलोसिटी 0, तो उसका मोमेंटम भी 0 है। यानी बिफोर फायरिंग जो बुलेट है उसका मोमेंटम भी, ये बुलेट को ऐसे लिख लो, स्मॉल बी से, बुलेट को बी से लिख लो, और ये गन है, ठीक है। तो बिफोर फायरिंग बुलेट और गन दोनों का मोमेंटम कितना है, 0। तो बी का मतलब है बुलेट का मोमेंटम भी 0 है फायरिंग से पहले, और गन का भी। लेकिन जब बेटा गोली चल जाएगी तो गोली के पास तो मास भी है, वेलोसिटी भी आ गई, तो बुलेट का मोमेंटम कितना होगा, मास को ग्राम में दे रखा है, किलोग्राम में बदलो। न्यूमेरिकल में हमेशा हम ऐसा यूनिट यूज करेंगे, तो ग्राम दे रखा होगा तो उसे 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम बना लेना, ठीक है। अच्छा, मास तो ये है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है इसकी, 150। गन का मास कितना है, 2 किलोग्राम, इसकी वेलोसिटी मुझे निकालनी है, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लो, इधर 0 है, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 15 3 45, 0 से भाग करेंगे 4.5 प्लस 2v, तो 2v की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 4.5, तो v की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2.25। तो बेटा माइनस मुझे क्या बता रहा है कि गोली जो है इसकी जो वेलोसिटी है 150, मैंने पॉजिटिवली, बंदूक की वेलोसिटी निगेटिव आई, यानी कि बंदूक ठीक इसके अपोजिट जाएगी, और कितनी वेलोसिटी से जाएगी, माइनस 2.25 से। तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा। देखो जब कभी भी बंदूक गोली वाला केस आपको दिखे तो बस सीधे आपको दिमाग में आना चाहिए कि फायरिंग से पहले बुलेट का मोमेंटम भी 0 होगा, गन का भी 0 होगा, क्योंकि जब फायरिंग हुई नहीं तो ना बुलेट के पास वेलोसिटी है v 0, तो मोमेंटम 0, गन का मोमेंटम भी 0। लेकिन जब फायरिंग हो जाएगी तो बुलेट का मास इंटू बुलेट की वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम होता मास इंटू वेलोसिटी, बस मास अगर ग्राम में उसे किलोग्राम में बदल लेना, तो ये मास है इसका बुलेट का, ये इसकी वेलोसिटी है, प्लस गन का मास कितना है, 2 किलोग्राम है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है। एक लाइन का क्वेश्चन होता है। अभी एक बार मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, अगला आप ट्राई करेंगे खुद से। ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
ये आपने खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 16 करो। सुमित, सुशील, अंजलि, शिव, दीपाशा, रंजीत, ज्योति, ये वाला करो 16वां। कह रहा है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक बंदूक 0.01 किलोग्राम द्रव्यमान के गोली दागती है। यदि गोली का प्रारंभिक वेग 250 मीटर पर सेकंड है तो बंदूक का प्रत्यावर्तन यानी कि रिकॉइल यानी कि कितने वेग से पीछे हटेगी, ये पूछ रहा है आपसे। तो देखो, आपको पता है कि बेटा बंदूक वाले केस में क्या करते हैं, बिफोर फायरिंग जो मोमेंटम होगा, बिफोर फायरिंग उतना ही मोमेंटम होगा फायरिंग के बाद, आफ्टर फायरिंग। तो बुलेट का मोमेंटम प्लस गन का मोमेंटम फायरिंग से पहले, बुलेट का मोमेंटम प्लस गन का मोमेंटम फायरिंग के बाद। तो बिफोर फायरिंग बुलेट भी की वेलोसिटी भी 0 है और गन की भी, दोनों का मोमेंटम 0 है। लेकिन जब फायरिंग हो जाएगी तो इसका मास कितना है, बुलेट का 0.01 केजी दे रखा है इस बार, ठीक है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी कितनी है इसकी, 250 है। दूसरा गन जो है इसका मास कितना है, 5 किलोग्राम का, वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। और आपको पता है कि वेलोसिटी तो नेगेटिव आएगी, यानी कि बी और डी तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि बंदूक पीछे हटती है ना, तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 आ गई, तो 1 0 से 1 0 चला गया। तो 25 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2.5 प्लस 5v, तो 5v की वैल्यू हो जाएगी -2.5, तो हो जाएगा 5 5 25 माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड। ये आ रहा है ना, सोल्व कर लेना भाई। ए ऑप्शन आ रहा है इसका आंसर भी। जिनका आंसर 16वें का ए आया है, जैसे आशुतोष, सोनू, अजीत धाकड़, अंकित साहू, दीक्षा कौशिक, सौविक, सुमित, राधिका, सोनू, आशुतोष, रंजन, बहुत बढ़िया। एक शिव प्रताप सिंह का पूरी क्लास में गलत है, बाकी विजित साहू वगैरह सबका एकदम ठीक है। एक मनीषा कुमारी का गलत है। 2 बच्चों ने गलत किया पूरी क्लास में, बाकी सबका ठीक है। और इतना तो याद होगा कि बी और डी तो आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास में हमने क्या किया, न्यूटन के 3 नियम हमने पढ़े। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, न्यूटन के 3 नियमों में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। न्यूटन का जो पहला नियम है, हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। और ये लॉ ऑफ इनर्शिया मुझे बताता है कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य असंतुलित बल, कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। तो अगर किसी वस्तु पे कोई आप अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाओ, वो जैसी पड़ी है पूरी जिंदगी वैसी ही पड़ी रहेगी और वो जैसी वैसी की वैसी बनी रहे, इसे हम कहते हैं इनर्शिया। अगर कोई वस्तु को अगर आप उसकी स्टेट बदलना भी चाहोगे ना, तो उसका विरोध करेगी वो इनर्शिया की वजह से। वस्तु का मास ज्यादा है, उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, ऐसी वस्तु की स्टेट बदलना मुश्किल काम होगा। और हमने इसमें पढ़ा था कि इनर्शिया के कुछ एग्जांपल, कि पेड़ को पकड़ के हिलाएंगे, फल गिरेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। चलती हुई ट्रेन में ब्रेक लगेंगे, यात्री गिरेगा आगे, इनर्शिया ऑफ मोशन। चलती हुई ट्रेन या बस मुड़ेगी, यात्री गिरेंगे बाहर को, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। फिर हमने पढ़ाया सेकंड लॉ। सेकंड लॉ कहता है कि अगर कोई वस्तु एक्सिलरेट नहीं कर रही है, त्वरित गति में नहीं है, त्वरित गति में नहीं है यानी कि उसके वेग में परिवर्तन नहीं है, तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, या नेट फोर्स अगर 0 है तो वस्तु एक्सिलरेट नहीं करेगी, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये 2 बातें मैंने आपको बताई। इसके अलावा फिर हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी वस्तु पे लार्ज फोर्स लगाए छोटे से समय के लिए, तो मोमेंटम में चेंज को हम इंपल्स, आवेग कहेंगे। और एक हमने क्या पढ़ा कि इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, बल गुणा समय। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था कि 1 न्यूटन 1 लाख डाइन के बराबर होते हैं। एक हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी वस्तु पर बाह्य बलों का योग 0 हो तो उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर आए हम थर्ड लॉ पे, एक्शन रिएक्शन लॉ। एक्शन रिएक्शन इक्वल अपोजिट है लेकिन कैंसिल नहीं करेंगी। इसके हमने कुछ एग्जाम्पल देखे क्लास में। और एक क्या देखा कि अगर एक्शन लगाया दीवार पे तो रिएक्शन भी दीवार ही लगाएगी। तो ऐसे हमने कुछ बातें क्लास के अंदर डिस्कस की हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि जो बच्चे सारी क्लास ले रहे हैं उन्हें याद होगा। तो जो मैंने इतनी स्पीड से बोला, ये मेरे बोलते बोलते आपके दिमाग में चीजें बन रही थी कि नहीं बन रही थी? बेटा एक्शन और रिएक्शन, मैंने कहा कि जो लगाएगा एक्शन, वो जो आपने स्ट्राइकर से हिट किया ना, हिट, तो वो आपने क्या किया कि स्ट्राइकर से जब उसे हिट किया है वो आपने लगाया एक्शन, तो जो रिएक्शन लगेगा वो स्ट्राइकर पे लगेगा। एसएससी के पेपर में वैसे न्यूमेरिकल आते नहीं है, पर लेकिन सीजीएल मेंस में उसने हीट वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछा हुआ है। उसने पेपर में जैसे कि ओम का नियम V = IR से पूछा हुआ है। एसएससी पूछता है लेकिन बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड।
प्री के पेपर में नहीं आएगा, अगर आएगा तो मेंस में आएगा, और वो भी बिल्कुल फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करने वाला। ठीक है, चलो अब लिखेंगे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बड़ा प्यारा सा है, इसमें 2-3 पॉइंट बड़े काम के होते हैं जो बहुत ज्यादा रिपीट भी होते हैं। देखो, एक समान वृत्तीय गति, यहां देखना। और अभी भाई एक टेक्नीशियन का जो फॉर्म निकला है ना, रेलवे ने एक पेपर अभी नोटिफिकेशन आएगा, टेक्नीशियन में लगभग 6,500 वैकेंसी आएंगी। अभी शायद 20,000 के आसपास कितनी वैकेंसी का भी पेपर हुआ था पीछे। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फॉर्म भर देना, उसमें 40 नंबर की साइंस आती है, इंग्लिश नहीं आती है रेलवे में, तो वो भी आप फॉर्म भरना। जब इतनी साइंस पढ़ी रहे हो तो जो एसएससी वाले बच्चे हैं वो रेलवे का टेक्नीशियन 3 का भी भर देना। ठीक है, जब हम ऊंचा वाला झूला झूलते हैं तो हम जब झूला नीचे की ओर आता है तो हमारी धड़कनें क्यों बढ़ जाती हैं? तो बायोलॉजिकल इफेक्ट है कि जब आप झूले के अंदर होते हैं ना तो आप एक एक्सेलरेटेड मोशन में होते हैं, आपकी बॉडी एक्सेलरेट कर रही होती है। तो नॉर्मली हम क्या होते हैं कि हमारी बॉडी को आदत होती है, यहाँ पे हमारी बॉडी एक्सेलरेट नहीं करती, तो इसलिए हो रहा है। वो बायोलॉजिकल रीजन है, उसमें क्यों इतना परेशान हो रहे भाई शुभम मौर्य तुम है? हाँ, CHCl कौन सा भाई, इसका नहीं पता मुझे। CHSL वाला जो पेपर होता है वो तो ऑनलाइन ही होता है। आपसे मिलना है तो कैसे मिलेंगे? कैरेविल एप्लीकेशन पर आप मिल सकते हैं, एक दिन पहले बता देना। हम जनरली मैं सैटरडे को जाता हूं कैरेविल के ऑफिस। चलो अब शुरू करते हैं। यहाँ पे एक समान वृत्तीय गति, बेटा एक समान वृत्तीय गति का मतलब क्या है कि इसका मतलब एक तो आपको सीधा समझ में आ गया कि एक समान वृत्तीय गति में हमारा जो पार्टिकल होगा, हमारे जो कण होगा, जो वस्तु होगी, जो पिंड होगा, वो एक सर्कल पे मूव कर रहा होगा। वृत्तीय गति में यानी कि पार्टिकल कैसे मूव करना चाहिए? वृत्त पे, सर्कल में। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि ये पार्टिकल जो है, क्या इसका मोशन को आप, ये पार्टिकल जो ऐसे चल रहा है, इसके मोशन को आप सर्कुलर मोशन कह दोगे क्या? नहीं, आपको किस तरह, तो लीनियर मोशन है, पार्टिकल एक ही रेखा में चल रहा है। तो वृत्तीय गति में एक बात तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि हमारा जो पार्टिकल है वो वृत्त पे भागेगा, सर्कल पे मूव करेगा, है ना, वृत्त पे सर्कल पे मूव करेगा। ठीक, दूसरी चीज, एक बात आपको क्या ध्यान रखना है कि पार्टिकल जो सर्कल में मूव करेगा। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि एक समान का मतलब यह है कि पार्टिकल जो होगा वो एक समान गति होगी उसकी, एक समान, यानी कि हमारे सिलेबस में जब वृत्तीय गति पढ़ेंगे वो वृत्तीय गति एक समान वृत्तीय गति है। यानी कि मेरे पार्टिकल की स्पीड यहां पर अगर v है तो इस पॉइंट पर भी स्पीड कितनी होगी? v। यहां पर स्पीड कितनी होगी? v। यहां भी कितनी होगी? v। मान लो v की वैल्यू 5 मान लो, तो यहां पार्टिकल की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, तो यहां भी 5, यहां भी 5, यानी कि पूरे वृत्त पे वो एक समान गति से चल रहा होगा। ठीक है, अब हमारे पास में हमने क्या देखा कि एक समान वृत्तीय गति में एक समान, है ना, कि एक समान वृत्तीय गति का मतलब है कि पार्टिकल एक ही स्पीड से मूव कर रहा होगा सर्कल पे। अब सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर कोई पार्टिकल एक समान वृत्तीय गति में है तो उसकी डायरेक्शन फिक्स है कि बदल रही है? आप कहेंगे कि अगर कोई पार्टिकल, देखो कितना गंदा आंसर लिखा विश्वजीत विश्वास ने, कह रहा जी वेलोसिटी सेम रहेगी। बेटा वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी, स्पीड सेम रहेगी। अभी मैं आगे यही बताऊंगा, एक समान वृत्तीय गति में स्पीड सेम रहती है, चाल सेम रहती है, वेलोसिटी वेग सेम नहीं रहेगा। भाई एक चीज बता, मैंने क्लास में क्या बताया था आपको? वेलोसिटी वेग क्या होता है? वेलोसिटी होती है स्पीड इनटू डायरेक्शन। अब यहां पे एक चीज बताना, जब कोई वस्तु वृत्तीय गति में होगी तो एक समान वृत्तीय गति का मतलब है कि उसकी स्पीड तो नहीं बदल रही, पर डायरेक्शन लगातार बदल रही है। डायरेक्शन में चेंज यानी कि वेलोसिटी भी चेंज करेगी। एक समान वृत्तीय गति का मतलब केवल यह है कि स्पीड नहीं बदल रही, वेलोसिटी बदलती है। वेलोसिटी तो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। देखो रेलवे एग्जाम के लिए कुछ के लिए 10th पास चाहिए, किसी के लिए 12th, किसी के लिए ग्रेजुएशन। जब फॉर्म निकलता रहेगा वो आप नोटिफिकेशन में पढ़ लेना। अब यहां देखो, मैंने कहा
कि एक वस्तु एक समान वृत्तीय गति पे है, यानी कि वस्तु एक वृत्त पे घूम रही है एक ही स्पीड से। तो अभी मैं कह रहा हूं केवल एक समान वृत्तीय गति का मतलब यह है कि यहां पर वस्तु की स्पीड, वस्तु की चाल एक समान हो। स्पीड कैसी हो? कांस्टेंट हो, एक समान हो, यूनिफॉर्म होगी स्पीड, एक समान। वेग मैंने बिल्कुल नहीं कहा है, वेग अपने आप से मत लिखो, गलत हो जाएगा क्वेश्चन पेपर में। तो एक समान वृत्तीय गति में एक समान चाल होती है। अब डायरेक्शन बदलती है कि नहीं बदलती है? देखो इस पॉइंट पे देखना, इस पॉइंट पे पार्टिकल इस डायरेक्शन भागना चाह रहा है, इस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन इधर को है। इवन अगर आप जस्ट यहां पे देखो तो इस वाले पॉइंट पे डायरेक्शन होगी ये। अगर आपको सर्कुलर मोशन में कहीं पे भी डायरेक्शन निकालनी हो ना, टेंजेंट खींच लो स्पर्श रेखा, तो टेंजेंट आपको डायरेक्शन देगी। तो हर पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन अलग अलग है, तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो अगर कोई वस्तु वृत्तीय गति में है तो उसकी दिशा हर पॉइंट पर ही बदलती है। इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये है, ठीक अगले वाले पॉइंट पे ये, अगले वाले पे ये, इस 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 वाले पे ये, हर पॉइंट पर डायरेक्शन बदलेगी। तो अगर कोई आपसे कहे कि एक वस्तु वृत्तीय गति में है तो उसकी दिशा के बारे में क्या पता है आपको? कि उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट बदलेगी, ईच पॉइंट पर, प्रत्येक जस्ट अगला पॉइंट ले लेंगे ना तो उस पॉइंट पे भी डायरेक्शन अलग आएगी। तो यहां पर लिखेंगे हम फर्स्ट पॉइंट, इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस एट ईच पॉइंट। हिंदी में लिखेंगे, वृत्तीय गति में वस्तु की दिशा हर बिंदु पर बदलती है। वृत्तीय गति में, वृत्तीय गति में वस्तु की दिशा हर बिंदु पर बदलती है। ठीक, सेकंड पॉइंट। अब जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, भैया वृत्तीय गति में हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रही है। अभी गुरुजी थोड़ी देर पहले न्यूटन का पहला नियम बता रहे थे, हमें रिवाइज करा रहे थे, कह रहे थे कि कोई वस्तु जो है ना तो अपने आप से चल सकती है, ना अपने आप से रुक सकती है, ना डायरेक्शन बदल सकती है। कोई वस्तु जैसी वैसी की वैसी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो अगर कोई वस्तु सर्कुलर मोशन में है, वृत्तीय गति में है, उसकी डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे बदल रही है। अगर उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे बदल रही है यानी कि यहां 100% कोई ना कोई फोर्स, कोई ना कोई बल लग रहा होगा। अगर कोई वस्तु सर्कुलर मोशन में है, वृत्तीय गति में है और उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट बदल रही है, अगर उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे ही बदल रही है तो डायरेक्शन अपने आप से बदलेगी क्या? नहीं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में मैंने क्या पढ़ाया था कि डायरेक्शन बदलनी हो, स्पीड कम ज्यादा करनी हो, ये सारे काम केवल फोर्स कर सकता है। यानी अगर कोई वस्तु वृत्तीय गति में है, सर्कुलर मोशन में है, उसकी डायरेक्शन हर बिंदु पर बदल रही है, यानी उसके ऊपर हर पॉइंट पर एक फोर्स, एक बल जरूर काम कर रहा होगा। और वृत्तीय गति में लाने के लिए किसी वस्तु को उसकी डायरेक्शन बदलने के लिए जो फोर्स काम करता है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल। यानी जब कोई वस्तु वृत्तीय गति में होगी तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स हर पॉइंट पर लग रहा होगा, अभिकेंद्रीय बल। और ये अभिकेंद्रीय बल कहां पे लगता है? केंद्र की ओर। तो सेकंड लिखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। हिंदी में लिखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति के लिए जिम्मेदार बल अभिकेंद्र बल है। वृत्तीय गति के लिए, वृत्तीय गति के लिए जिम्मेदार बल अभिकेंद्र बल है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति के लिए जिम्मेदार बल अभिकेंद्र बल है। अब आप कहेंगे सर ठीक है, अगर कोई वस्तु सर्कुलर मोशन में है, वृत्तीय गति में है, तो उसकी डायरेक्शन हर बिंदु बदल रही है, तो डायरेक्शन तो फोर्स ही बदल सकता है। और डायरेक्शन बदलने वाले बल को अपने का अभिकेंद्र बल, ये बल आता कहां से है? ये क्या घर में चुपचाप बैठा रहता है ऐसे? अच्छा गोल गोल घूमना है, मैं आ जाता हूं। ये अभिकेंद्र बल आता कहां से, पैदा कैसे होता है? ये देखो बड़ा ध्यान समझना। सेंट्रीपिटल फोर्स जिसकी वजह से कोई वस्तु सर्कुलर मोशन में आती है, जिसकी वजह से वस्तु की डायरेक्शन बदलती है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्र बल कोई नया बल नहीं है। ये पहले से ही मौजूद, पहले से ही उपस्थित कोई बल सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्र बल बन जाता है। आपको जी हवा नहीं आई, क्या बता दिया? एक एग्जांपल दूंगा।
अब आप गेम को समझ जाओगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखो, जैसे से मैं बोलूंगा दिमाग में अपने से एक वीडियो बनाना। मेरे पास में एक पत्थर है, मैंने इसके ऊपर एक धागा बांधा, ठीक है। अब एक पत्थर में मैंने धागा बांध दिया, तो धागे में आपको एक तनाव, एक टेंशन, एक खिंचाव महसूस हो रहा होगा। यानी अगर आप किसी धागे में एक पत्थर बांध दें तो आपको धागे के अंदर एक खिंचाव दिखेगा, उसे हम कहते हैं टेंशन, तनाव दिख रहा है, टेंशन है। अगर मैं इस पत्थर को ऐसे गोल गोल घुमाना शुरू कर दूं, तो गोल गोल अगर पत्थर को मुझे घुमाना है तो गोल गोल घूमने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल। कहां से आया? जो धागे में टेंशन थी, जो तनाव था, यही टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। यानी कि पहले से ही मौजूद जो टेंशन थी धागे में, जब पत्थर को मुझे गोल गोल घुमाना है, किसी पत्थर में धागा बांध के मैं इसे गोल गोल घुमाता हूं ना, तो धागे की जो टेंशन होती है, जो तनाव होता है, वही टेंशन क्या करती है? सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल का काम करती है, इस पत्थर की डायरेक्शन को चेंज करने का काम करती है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक बाइक पे बैठे हैं और बाइक को लेकर जा रहे हैं, ड्रर, बाइक आपकी भाग रही है, तो जब आपकी बाइक सड़क पे चल रही होगी तो आपके बाइक के टायर और जमीन पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, बीच में घर्षण काम कर रहा होगा। आपकी बाइक चल रही है, टायर और जमीन के बीच में घर्षण काम कर रहा है। जैसे आप अपनी बाइक को किसी मोड़ पे मोड़ते हैं, तो मोड़ पे मुड़ने के लिए, यानी सर्कुलर मोशन में आने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। कहां से आता है? जो फ्रिक्शन लग रहा था टायरों पे, जमीन का, वही फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया बल नहीं है। धागे की टेंशन जो पहले से मौजूद थी वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन गई, टायर पर जो फ्रिक्शन लग रहा था वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया। ऐसे ही अगर आपने पढ़ा हो एटम, परमाणु के बारे में, तो एटम में न्यूक्लियस होता है, नाभिक, जिसमें होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलता है? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन पैदा होता है, वही अट्रैक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कोई नया बल नहीं है। जैसे धरती है, सूर्य के चक्कर काट रही है, अब धरती लगातार सूर्य के चक्कर काट रही है, घूमने के लिए चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। कहां से मिल रहा है? धरती और सूर्य के बीच में जो ग्रेविटी काम कर रही है उसकी वजह से मिल रहा है। तो पृथ्वी सूर्य के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, यहां सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, धरती को घुमाने में हेल्प कर रहा है। ये ग्रेविटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम डिटेल में आगे। तो अभी के लिए आपका ध्यान रखेंगे कि अगर कोई वस्तु सर्कुलर मोशन में है, वृत्त गति में है, तो उसकी डायरेक्शन हर बिंदु पर बदलेगी। वो डायरेक्शन एक फोर्स ही बदल सकता है, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल। ये सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल कोई फिक्स फोर्स नहीं है। कभी टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी, कभी फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा, कभी ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा, कभी इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में लगते हैं, वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया बल नहीं है, पहले से कोई जो फोर्स मौजूद है वही घुमाने में हेल्प करने लगेगा। समझ रहे हैं गेम को? अरे हाँ या ना? तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, इसे मैं लिख देता हूं ऐसे, एफसी, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पर जो एफसी लिखा है मैंने, सेंट्रीपिटल फोर्स है, अभिकेंद्र बल, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होती है केंद्र की ओर, टूवर्ड्स द सेंटर। अभिकेंद्र बल जो लगेगा केंद्र की ओर, टूवर्ड्स द सेंटर, केंद्र की ओर। एक बच्चा कह रहा है कि मैंने अपने टीचर से पूछा अभिकेंद्र बल कैसे आता है, उसने कहा कि होता है बस। होता है बस नहीं होता। सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल, एक बल है जो किसी वस्तु को वृत्तीय गति में लेके आता है, यानी कि डायरेक्शन को जो चेंज कराता है। और ये बल का नाम फिक्स नहीं है। अभिकेंद्र बल घर्षण बल भी हो सकता है, अभिकेंद्र बल तनाव टेंशन भी हो सकता है, अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल भी हो सकता है। तो कोई नया बल नहीं है, पहले से मौजूद कोई फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्र बल की तरह काम करता है। जैसे टायरों पर फ्रिक्शन तो लग ही रहा है, वही फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल बन जाएगा मुड़ते समय। धागे में टेंशन तो है ही, वही टेंशन घूमते समय सेंट्रीपिटल बन जाएगी। पृथ्वी सूर्य के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल तो काम कर ही रहा है, वही क्या कर रहा है? धरती को घुमाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट पाएंगे। अब हमने पढ़ा कि एक समान वृत्तीय गति, तो याद रखना एक समान वृत्तीय गति में एक समान केवल चाल होती है, कि वस्तु की स्पीड होती है कांस्टेंट। एक समान वृत्तीय गति में स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी, वेग कांस्टेंट नहीं है। यही क्वेश्चन आता है। एक समान वृत्तीय गति में एक समान क्या होता है? चाल, स्पीड। वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं है? कि वेलोसिटी डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है। डायरेक्शन हर पॉइंट पर बदल रही है, तो वेलोसिटी हर पॉइंट पर कांस्टेंट नहीं होगी, अलग अलग होगी। ठीक है,
अब यहां लिखेंगे, एक चीज लिखेंगे यहां पे हम, देखो ये बच्चा कह रहा है यहां अगर सेंटीमीटर फोर्स एक्शन है, देखो देखो जैसे आपके पास पत्थर है ना, ये पत्थर के ऊपर एक फोर्स लग रहा होता है, इसका वेट mg, वो नीचे की तरफ लग रहा है, वो एक्शन है, और जितना एक्शन है उतने होगा रिएक्शन, जो टेंशन होती है ना टी, जो टेंशन है, जो सेंटीमीटर फोर्स है, वो उसके वेट के बराबर ही है। अब यहाँ पे हम फ्री बॉडी डायग्राम नहीं पढ़ रहे विश्वजीत साहू, नहीं तो मैं आपको बहुत डिटेल में बताता। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे होते ना तो हम फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ते, फिर हम वहां सारी चीजों को डिटेल में लेते। अभी हमारे पेपर की जितनी औकात है उसके हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, तो ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है। थर्ड लिखेंगे, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, in uniform circular motion speed remains constant, speed remains constant but velocity varies। हिंदी में लिखेंगे, एक समान वृत्तीय गति में वस्तु की चाल तो नियत रहती है, एक समान वृत्तीय गति में वस्तु की चाल तो नियत रहती है, किंतु वेग परिवर्तित होता रहता है, किंतु वेग परिवर्तित होता रहता है। अच्छा दूसरी चीज, एक बात और देखना आप, ये बेटा फोर्स है, हमने आपको पढ़ाया था F इजकल टू एम ए, तो आपको पता है F इजकल टू एम ए से जो फोर्स की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में वस्तु एक्सेलरेट करेगी। अगर ये फोर्स की डायरेक्शन है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी यही होगी। तो और आप यहां बड़े ध्यान से देखें, सर्कुलर मोशन में एक समान वृत्तीय गति में ये बेटा जो एक्सेलरेशन है और जो वेलोसिटी है, इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। और मैंने एक दिन आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है और उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो तो स्पीड बढ़ती है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट हो तो स्पीड घटती है। लेकिन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो तो ना स्पीड बढ़ेगी ना घटेगी, केवल डायरेक्शन बदलेगी। याद है मैंने एक दिन आपको बताया था, मैंने आपको एक दिन बताया था कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, अगर उसी डायरेक्शन में वस्तु एक्सेलरेट करे तो उसकी स्पीड बढ़ती है। ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, यदि दोनों अपोजिट हो तो स्पीड घटेगी। लेकिन अगर वेलोसिटी के 90 डिग्री के एंगल पर एक्सेलरेशन हो तो ना स्पीड बढ़ती है ना घटती है, केवल डायरेक्शन में चेंज आएगा। एक दिन बताया था मैंने, चेंज इन डायरेक्शन, तो दिशा में बदलाव आएगा। तो सर्कुलर मोशन में एक समान वृत्तीय गति में ना तो स्पीड बढ़ती है ना घटती। क्यों? क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, त्वरण और वेग के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर त्वरण वेग से 90 डिग्री के एंगल पे हो तो स्पीड ना बढ़ेगी ना घटेगी, केवल डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, हाँ शुभम, है भाई बिल्कुल सफिशिएंट है। एक बच्चा कह रहा मास ऑफ वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगा, मास ऑफ वेलोसिटी, ये कौन सी इंग्लिश लिखी साहिल आलम आपने, ये हमें बताओ इसका क्या बोलना चाह रहे हैं आप। मास ऑफ वेलोसिटी समझ रहे हो तुम क्या लिख रहे हो? ये बच्चा लिख रहा है मास ऑफ वेलोसिटी। वेग का द्रव्यमान, ये क्या बदतमीज लिख रहे हैं भाई तुम। वेग का द्रव्यमान ये क्या होता है? द्रव्यमान किसी वस्तु का होता है, किसी ऑब्जेक्ट का होता है। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट लिखो या तो मास ऑफ बॉडी लिखो, है ना। अरे शुभम बता तो दिया भाई, सफिशिएंट है, अलग से और क्या बताऊं। ये कौन सा है भाई? ये मास ऑफ वेलोसिटी एक नया शब्द सुना हमने आज, हमारे ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई आज। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 90 डिग्री। हिंदी में लिखेंगे, एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में वेग और त्वरण के बीच का कोण, वेग और त्वरण के बीच का कोण
90 डिग्री होता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, वरुण सक्सेना कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन सकता है। ठीक है, चलो आज के लिए मैं 4 पॉइंट रख रहा हूं, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। शायद कल आपके साथ क्लास नहीं है मेरी, कल मेरी एक ऑफलाइन में क्लास लगी हुई है, तो कल एक बार आप चेक कर लेना। कल नहीं होगी तो मैं परसों, तो इस बार सैटरडे को आपकी क्लास जरूर लेंगे हम, है ना। तो सैटरडे को क्लास होगी इस बार आपके साथ में, क्योंकि कल क्लास की संभावना नहीं है, क्योंकि कल लेट तक ऑफलाइन क्लास है मेरी। तो वैसे तो सैटरडे को क्लास होती है वो, इस बार सैटरडे को नहीं लेंगे वो, क्योंकि फ्राइडे को ले लिए। तब हम आपसे जो मिलेंगे वो मिलेंगे परसों। ठीक है, ओके। हम्म, चलो बाय।